Hey everyone, कैसे हो आप सब? I hope you are fine. I Shanu, your PGT biology teacher. Welcome back to another video. In this video हम start करेंगे क्लास 12 के टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के साथ. So इसके लिए मैंने पहले भी 2 वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं पीछे वाला भी कवर करूंगी और प्लस हम नया भी सीखेंगे. So अगर हम बात करें फ्लावर की, तो एक फ्लावर जो है इसके ना सेवरल डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेपल हो गया, पेटल हो गया, स्टेमन हो गया, कार्पल. अगर हम बात करें सेपल की और पेटल, स्टेमन और कार्पल, ये आप छोटी क्लासेस में भी इन टर्म से आप रूबरू होगे, लेकिन जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमें नई नई चीजें एडवांस में सीखने को मिलती है. जैसे कि ये जो टर्म है सेपल, जब आप क्लास 11th में आते हो तो क्लास 11th में एक फ्लावरिंग प्लांट करके चैप्टर है, जिसमें हमें सीखने को मिलता है कि ये जो सेपल है, इसके अलावा इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, दैट इज द कैलिक्स. सिमिलरली ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट पेटल, तो पेटल के लिए क्या यूज किया जाता है? टर्म कोरोला. एंड स्टेमन के लिए एंड्रोशियम. सिमिलरली कार्पल के लिए गाइनोशियम. ये जो कार्पल होता है, इसके अलावा इसको हम पिस्टल भी बोलते होते हैं. इसके अलावा इसको हम पिस्टल भी बोलते हैं. तो एक फ्लावर जो है, इसके ना सेवरल डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, जैसे कि सेपल हो गया, पेटल हो गया, स्टेमन हो गया, कार्पल हो गया. सेपल जो है, इसके अलावा इसको हम और क्या बोलते हैं? कैलिक्स. पेटल को कोरोला, स्टेमन को एंड्रोशियम, कार्पल या पिस्टल को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम. लेकिन आज जो हम इस वीडियो में फ्लावर का जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि स्टेमन या फिर एंड्रोशियम. आज हम कंप्लीट इस वीडियो में जो फ्लावर का प्लांट डिस्कस करेंगे, दैट इज द फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, विच इज नोन एज स्टेमन या फिर एंड्रोशियम. अगर हम बात करें फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसको स्टेमन या फिर एंड्रोशियम कहा जाता है, ये ना 2 डिस्टिंक्ट पार्ट से मिलकर के बना होता है. कितने? 2 डिस्टिंक्ट पार्ट से मिलकर के बना होता है. वन इज long cylindrical tube like structure, one is long cylindrical tube like structure which is known as filament, and a bilobed structure which is known as anther. एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम स्टेमन या फिर एंड्रोशियम कहते हैं, ये टोटल 2 डिस्टिंक्ट पार्ट से मिलकर के बना होता है. वन इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फिलामेंट, एंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एंथर. ये दोनों टुगेदर मिलकर के क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? स्टेमन या फिर एंड्रोशियम. इस तरीके से ये तो हो गया फिलामेंट, ये हो गया एंथर, और ये दोनों मिलकर के क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? स्टेमन. क्लियर है? अगर हम बात करें एंथर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की, तो एंथर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसा होता है? लास्ट वीडियो में भी मैं बता चुकी हूं इसको. एक एंथर का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है वो कैसा होता है? डाइथिकस, यानी कि 2 थिक्का होते हैं. एक सेकेंड इसको रखो.
देखिए अगर हम बात करें एंथर के एलएस की, एंथर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की, तो एक एंथर का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए ये जो मार्कर है ये हमारा क्या है, एंथर। तो अगर मैं इस एंथर के इस तरीके से बात करूं इस सेक्शन की, तो दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो एक एंथर का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है वो कैसा होता है, डाइथिकस। कैसा होता है, डाइथिकस। डाइथिकस में यहां पर ये जो टर्म है डाई, इट स्टैंड्स फॉर टू एंड थिकस स्टैंड फॉर थिक्का। और ये जो थिक्का होते हैं दीज आर नथिंग बट दीज आर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इसके अलावा और कुछ नहीं होते, जस्ट स्मॉल स्फेरिकल क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक एंथर का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है वो कैसा होता है, डाइथिकस होता है, यानी कि इसके हर लोब में इस तरीके के दो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होंगे। एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये। और ये दोनों के दोनों स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं बाय द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। एक एंथर जो कि बाइलोब्ड होता है, उसके हर लोब में क्या होते हैं, दो थिक्का होते हैं, यानी कि दो स्फेरिकल क्या होते हैं, स्ट्रक्चर। और ये दोनों के दोनों स्फेरिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे से वेल सेपरेटेड होते हैं बाय द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दैट रन ऑल अलोंग द एक्सिस। अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं, इस लाइन की बात करूं, तो ये पूरे थ्रू आउट द एंथर लोकेटेड है। ऐसा नहीं है कि इन बिटवीन यहां तक है या फिर यहां तक है, नो। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है एंथर के अंदर, ये ऑल अलोंग द एक्सिस मूव करता है। क्लियर। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट एंथर के टीएस की, जैसे कि पहले तो हमने क्या किया, इसको मैंने क्या बताया था, एंथर। तो अगर मैं इस एंगल में बात करूं तो ये तो क्या था, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर मैं इस एंथर को ऐसे आपको तोड़ करके, सपोज करिए ये और भी लंबा था, अगर मैं आपको ऐसे तोड़ करके और इस तरीके से शो करूं तो ये जो सेक्शन होगा ना ये क्या कहलाएगा, टीएस। तो एक एंथर का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि टीएस, ये कैसा होता है, ये टेट्रागोनल होता है। ये कैसा होता है, टेट्रागोनल, यानी कि इसकी टोटल चार, टेट्रागोनल में ये जो टर्म है टेट्रा, इसका मतलब क्या हो गया, फोर, और गोनल का मतलब क्या हो गया, साइड। गोनल का मतलब क्या हो गया, साइड। तो एक एंथर का जो टीएस होता है ये कैसा होता है, टेट्रागोनल, यानी कि इसकी टोटल कितनी साइड होती है, चार। 1 2 3 एंड 4, टोटल कितनी साइड होती है, चार साइड होती है। और हर साइड के अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। हर साइड के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और इस स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, अगर मैं एक की बात करूं तो एक के लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसका नाम क्या हो गया, माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम। अगर मैं इन चारों के लिए कलेक्टिवली एक टर्म यूज करना चाहूं तो वो कौन सी होती है, माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया। क्लियर है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं ये इन टर्न सराउंडेड होते हैं चार डिस्टिंक्ट लेयर से। एक तो इन माइक्रोस्पोरेंजियम के ऑल अराउंड ही होती है, ऐसे चार में से जो एक लेयर है वो तो इन्हीं के ऑल अराउंड होती है, और जो रिमेनिंग थ्री है वो इनके सराउंडिंग्स में होती है। लाइक 1 2 and 3। क्लियर है। जो आउटर मोस्ट है इसको तो क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। और जो इनर मोस्ट है जो कि इनके ऑल अराउंड होती है
उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसका नाम क्या होता है, टैपेटम। टैपेटम। और जो सेकंड वन होती है इसको क्या कहा जाता है, एंडोथीशियम। और जो थर्ड वन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। सो इस तरीके से एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो इंटर्न 4 डिस्टिंक्ट लेयर से क्या होता है, सराउंडेड होता है। फर्स्ट वन इज नोन एज एपिडर्मिस, सेकंड वन इज नोन एज एंडोथीशियम, थर्ड वन इज नोन एज मिडल लेयर एंड फोर्थ वन इज द टैपेटम। इन 4 में से जो आउटर मोस्ट 3 हैं, जो आउटर मोस्ट 3 है, ये तो क्या करती हैं, इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं, उन डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और प्लस जब ये एंथर फुली मैच्योर हो जाए तो उसको डीहाइसेंस में यानी कि ओपन होने में मदद करती है। ऑन द अदर एंड इफ यू टॉक अबाउट टैपेटम, तो टैपेटम क्या कर रही है, टैपेटम इस लेयर की जो सेल्स होती है ना, एक तो ये साइज में क्या होती है, बड़ी होती है, प्लस इनके अंदर डेंस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टैपेटम की जो लेयर होती है ना, ये क्या करती है, इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, उन डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि विच लेयर प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो कौन सी हो गई, टैपेटम। क्लियर है। तो इस वजह से इसकी जो सेल्स है साइज में बड़ी भी होती हैं, इनमें डेंस में साइटोप्लाज्म होता है, प्लस ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। क्लियर। अब हम ये सीखेंगे कि कैसे इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ना पोलन ग्रेन बनते हैं। देखिए, अब हम ना इस एंथर की 3 स्टेजेस की बात करेंगे। जैसे कि जब ये यंग में होता है तो क्या होगा, डेवलपिंग में होगा तो क्या होगा, जब ये फुली मैच्योर हो जाएगा तो तब क्या होगा। देखिए, जब एक एंथर यंग स्टेज में होता है ना, यंग स्टेज में, जब एक एंथर यंग स्टेज में होता है ना, तो उस दौरान ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे ना, इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। जब एंथर यंग स्टेज में होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि ये मास ऑफ सेल है यानी कि ग्रुप ऑफ सेल, और ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू, तो इस टिश्यू को क्या बोला जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। जब एक एंथर यंग स्टेज में होता है ना, तो उस वक्त माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर है। क्या बताया मैंने कि जब एक एंथर यंग स्टेज में होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम, ईच ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, नॉट ओनली वन, इनफैक्ट ईच ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर है। और जब ये एंथर डेवलपिंग स्टेज में होता है ना, डेवलपिंग स्टेज में, जब ये एंथर डेवलपिंग स्टेज में होता है ना, तो उस दौरान ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू था ना, इस स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल जो होती है ना, वो क्या करती है, माइटोटिकली डिवाइड करती है, सॉरी मियोटिकली, नॉट माइटोटिकली, मियोटिकली। हर एक सेल जो होती है ना वो क्या करती है, मियोटिकली डिवाइड करती है। यानी कि मैं यहां पर एक ही सेल का एग्जांपल देकर के बता रही हूं आपको। यहां पर जब एंथर डेवलपिंग स्टेज में होता है तो उस दौरान स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं ये मियोटिकली डिवाइड करती है, यानी कि 1 to 2 and 2 to 4, 2 to 4, and as a result it give rise to a mass of 4 cell। और ये जो मास होता है 4 सेल का, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर है।
क्या बताया मैंने कि जब एक एंथर डेवलपिंग स्टेज में होता है तो उस दौरान इस पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं ये मियोटिकली डिवाइड करती है, यानी कि 1 to 2, 2 to 4, and as a result it gives rise to a mass of 4 cell, and this particular mass of 4 cell is known as microspore tetrad. क्लियर है? और जब एंथर फुली मैच्योर हो जाता है, जब एक एंथर फुली मैच्योर हो जाता है ना, तो उस वक्त क्या होता है, ये जो ग्रुप बना था ना माइक्रोस्पोर टेट्राड का, यानी कि ग्रुप ऑफ 4 सेल, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो सेल्स होती है ये एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाती है, यानी कि अलग अलग हो जाती है, एंड बिहेव करती है एज एन इंडिविजुअल पोलन ग्रेन, एंड बिहेव एज इंडिविजुअल पोलन ग्रेन, और या फिर माइक्रोस्पोर, और या फिर माइक्रोस्पोर। क्लियर है? तो यहां पर क्या होता है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होती है ना, इसकी हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है माइक्रोस्पोर देने की। तो इस वजह से ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती है ना, इनको क्या बोल दिया जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनको क्या बोल दिया जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बनने की जो पूरी प्रोसेस होती है ना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनने की जो पूरी प्रोसेस होती है ना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फिर फर्दर क्या बोल दिया जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? क्या पढ़ा हमने कि जब एक एंथर यंग स्टेज में होता है तब तो इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक मासो सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। और जब एंथर डेवलपिंग स्टेज में होता है तो उस दौरान क्या होता है, इस स्पोरोजिनस टिश्यू की ये जो सेल्स हैं ये मियोटिकली डिवाइड करती हैं, यानी कि 1 to 2, 2 to 4, एंड एज अ रिजल्ट इट गिव राइज टू ए मास ऑफ 4 सेल, एंड दिस पर्टिकुलर मास ऑफ 4 सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जब एंथर फुली मैच्योर हो जाता है तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो सेल्स थी ये एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाती है, यानी कि अलग अलग हो जाती है, और बिहेव करती है एज एन इंडिविजुअल पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर। अब क्योंकि यहां पर क्या होता है, हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल के पास कैपेबिलिटी होती है माइक्रोस्पोर देने की, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बनने की जो पूरी प्रोसेस होती है, सॉरी मैं क्या बता रही थी कि जब क्योंकि यहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है माइक्रोस्पोर देने की, तो इस वजह से ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती है इनको क्या बोल दिया जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने की ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? अब अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की, तो इस तरीके से एक एंथर के अंदर ना खूब सारे पोलन ग्रेन बनते होते हैं, ठीक है। और जब ये एंथर फुली मैच्योर हो जाता है, जब इसके अंदर पोलन ग्रेन फुली मैच्योर हो जाते हैं ना, तो ये लेयर यहां से डिहाइसेंस होकर के ये एंथर से पोलन ग्रेन जो है क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्लियर? अब अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन क्या होता है, ये ना एक स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। शेप जो वो वेरी भी कर सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर की या फिर पोलन ग्रेन की, तो एक पोलन ग्रेन जो है, सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, मेल गैमेट होता है। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं ना उनका मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट। क्लियर है? अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो एक्सटर्नली अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो एक पोलन ग्रेन जो है वो एक्सटर्नली सराउंडेड होता है, एक्सटर्नली सराउंडेड होता है टू डिस्टिंक्ट लेयर से, टू डिस्टिंक्ट लेयर से। ठीक है? आउटर वन जो होती है ना उसको तो हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। आउटर वन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन।
और जो इनर वन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इन टाइम। जो इनर वन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इन टाइम। एक सेकंड में इसको रब कर देते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेट होता है। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो एक्सटर्नली किससे सराउंडेड होती है? 2 डिस्ट्रिक्ट लेयर से। जो आउटर वन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। और जो इनर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? एंटाइन की, सॉरी इंटाइन। ये हो गया पोलन ग्रेन, ठीक है। दिस इन टर्न सराउंडेड बाय द 2 डिस्ट्रिक्ट लेयर। जो आउटर वन है इसको हम क्या बोलते हैं? और जो इनर वन है ये हो गया एक्साइन, ये हो गया एंटाइन। देखिए, एक पोलन ग्रेन का जो एक्साइन होता है ना, ये किसका बना होता है? एक पोलन ग्रेन की आउटर लेयर जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन की, ठीक है। और जो इनर लेयर जिसको हम इंटाइन बोलते हैं, ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन एक हाई रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। हाई रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऐसा ना कोई एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके। एक पोलन ग्रेन की आउटर लेयर जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, जो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की। और स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? ये एक हाई रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके, ठीक है, जो इसको डिग्रेड कर सके। एक पॉइंट पोलन ग्रेन पे ऐसा होता है एक्साइन पे जहां पर ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं जर्म पोल, जहां से ड्यूरिंग पोलिनेशन पोलन ट्यूब एमर्ज होती है। पोलन जर्मिनेशन के दौरान पोलन ट्यूब एमर्ज होती है। और अगर हम बात करें एंटाइन की, तो एंटाइन किसका बना होता है? सेलुलोज और पैक्टिन का। ये तो बात है इसके एक्सटर्नल साइड की। अगर हम बात करें इसके इंटरनल साइड की, तो इसके अंदर क्या होती है? 2 टाइप की सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है वो जनरेटिव सेल के कंपैरेटिवली साइज में क्या होती है? थोड़ा बड़ा होती है। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर रही है? फ्लोट कर रही होती है। देखिए, यूजुअली क्या होते हैं, जो 60% केसेस में ना, 60% केसेस में पोलन ग्रेन जो है वो इसे 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं। 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं। और जो रिमेनिंग 40% है ना, उनमें क्या होता है? जो जनरेटिव सेल है ना, इसका न्यूक्लियस जो है, इसका न्यूक्लियस जो है ये माइटोटिकली डिवाइड करता है, जिसकी वजह से ये 2 में डिवाइड हो गया। और अल्टीमेटली जो जनरेटिव सेल है वो किसके अंदर डिवाइड कर गई? 2 सेल में। तो जो रिमेनिंग 40% स्पीशीज है ना, उसमें क्या होता है? जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज पे शेड होते हैं। 3 सेल स्टेज पे शेड होते हैं। और रही बात 2 सेल स्टेज की, तो जिन फ्लावरिंग प्लांट का जो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे ही शेड हो जाता है ना, 2 सेल स्टेज पे ही शेड हो जाता है, वो फिर फर्दर ना, जब पोलिनेशन होता है ना, पोलिनेशन के दौरान क्या होता है? एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होकर के स्टिग्मा पर जाकर के लैंड करते हैं। स्टिग्मा पर जाकर के लैंड करते हैं।
और वहां पर जैसे जब ये पहुंचेगे ना, तो जिन फ्लावरिंग प्लांट का पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे शेड हुआ था ना, उन फ्लावरिंग प्लांट का जो वो पोलन ग्रेन होगा ना, वो फिर फर्दर यहां पर आफ्टर पोलिनेशन जब स्टिग्मा पर जाकर के लैंड करेंगे ना, तो यहां पर जाकर के उनका जो न्यूक्लियस होगा ना जनरेटिव सेल का, वो फिर यहां पहुंच करके माइटोटिकली डिवाइड करेगा और अल्टीमेटली जनरेटिव सेल जो है वो दो सेल के अंदर, दो डॉटर सेल के अंदर क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। और इस तरीके से कितनी सेल स्टेज फॉर्म होगी यहां पर, 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज। क्लियर है? तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। माइटोस्पोरोजेनेसिस यहीं तक था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।